ओके स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है बेटा आज की इस क्लास में। आज हम अपना सेट नंबर 3 कवर करेंगे। ठीक है, आज हम सेट नंबर 3 कवर करेंगे और इससे पहले हमारी एक क्लास आ चुकी है। और ये जो क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं ये PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2023 के सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम के। ठीक है, और सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम जो है आज 20 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं आपके। ठीक है बेटा, 25 तारीख तक चलेंगे तो 12 सेट हम कवर करेंगे, जिसमें टोटल आपके 2023 के फेज़ 11 में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कवर अप करेंगे हम इसमें। ठीक है, और आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में इनमें से रिपीटेड मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। बेटा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबाइए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, स्तंभों को मिलाइए। ठीक है, तो इस साइड में फाइलम है और जंतु है। ठीक है, तो जैसे पहला हमारा प्रोटोजोआ दे रखा, फिर नेमेटोडा, फिर उसके बाद आर्थ्रोपोडा और इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो इसमें जो पहला है प्रोटोजोआ, क्या है? प्रोटोजोआ आपका अमीबा है। ठीक है, यानी अमीबा एक प्रोटोजोआ है। नेमेटोडा क्या है? आपका गोलाकृमि है, राउंड वॉर्म है। आर्थ्रोपोडा संघ में कौन आता है आपका? तिलचट्टा आता है आर्थ्रोपोडा संघ में, और आपका सितारा मछली आती है इकाइनोडर्मेटा में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिसंबर में जयपुर में विजय हजारे ट्रॉफी 2021 जीती? तो ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, लेकिन आप जो है विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ठीक है, ये जो ट्रॉफियाँ होती है आपकी क्रिकेट की है और फुटबॉल की है, स्पेशली इनको थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, हिंदू कैलेंडर के किस दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है? तो हिंदू कैलेंडर के किस दिन होली का त्यौहार आता है? तो होली का आपका जो त्यौहार है ये कब आता है? ये आता है फाल्गुन पूर्णिमा को। ये इम्पोर्टेंट है, तीज त्यौहार कौन से कब आते हैं। ठीक है, तो आप जो है एक तो दिवाली याद रखना किस कैलेंडर में हमें मनाई जाती है। साथ ही साथ में आपका जो रक्षाबंधन है, दशहरा है, और ठीक है नवरात्र है ये। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। चलिए, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या है? 1:8 का, 1:8 है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है, जल में। पांचवा क्वेश्चन है हमारा बेटा, भारत के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गलत है? तो इन वनों में वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से कम होती है, ये बात गलत हैगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा हमारा, भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गलत है? तो इन वनों में वार्षिक वर्षा 15 सेंटीमीटर से कम होती है। वार्षिक वर्षा जो है 1500 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, छठा है, संगीत जगत से जुड़ी किस प्रसिद्ध हस्ती ने मून वॉक संस्मरण लिखा है? संगीत जगत से जुड़ी किस प्रसिद्ध हस्ती ने मून वॉक संस्मरण लिखा है? माइकल जैक्सन, ये मर गया। ठीक है, पॉप स्टार था, छोड़ इसको। नेक्स्ट, सातवां क्वेश्चन, भारत में विधानसभा या विधान परिषद के अधिवेशन के दौरान यदि गणपूर्ति मतलब कोरम, लोकसभा के मामले में 1/10 होता है। ठीक है, यानी 55 MP। ओके, याद रखना। तो भारत में विधानसभा या विधान परिषद के अधिवेशन के दौरान यदि गणपूर्ति नहीं है तो सदन या अधिवेशन को स्थगित करना खाली स्थानीय कर्तव्य होगा लोकसभा अध्यक्ष का या सभासद का, सभापति का। ठीक है, याद रखना। देखो, केंद्र में जो काम लोकसभा का है, राज्य में विधानसभा का है, जो काम राज्यसभा का है वो काम विधान परिषद का होता है, ये आप याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। भारत सरकार की अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य क्या है? वरिष्ठ नागरिकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना। क्या है? वरिष्ठ नागरिकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना। भारत सरकार की अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य क्या है? वरिष्ठ नागरिकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। क्या है? भारत सरकार की अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 82.14%। बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, जो ये आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है जो फेज 11 में पूछे गए हैं। आप क्वेश्चन को देख लो, एसएससी का जीके जीएस का लिमिटेड सिलेबस है, फिक्स सिलेबस है बिल्कुल। ठीक है, देखो पिछले सेट में भी 2 क्वेश्चन जनगणना के थे, इसमें भी 2 क्वेश्चन जनगणना के हैं। तो जनगणना को आप इम्पोर्टेंट है याद रखो, शास्त्रीय नृत्य याद रखो। ठीक है, और आर्टिकल 1 से लेकर 50 51 ए तक पक्के याद रखो, यहीं से क्वेश्चन आपके ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मूल सूची के कितने निर्देशक तत्वों में संशोधन किया गया था? 1 में। तो 44वां संशोधन जो हुआ था वो 1978 में हुआ था। ठीक है, तो भारतीय संविधान में मूल सूची के कितने निर्देशक तत्वों में संशोधन किया गया था? 1 में किया गया था। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वां क्वेश्चन है, कुमुदिनी लखिया। कुमुदिनी लखिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? कथक। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी। ठीक है, मैंने आपको बताया था, देख लो कि शास्त्रीय नृत्य तो आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको किताब में से मैंने पढ़ा भी रखे है, PYQ में मैंने आपको करा भी रखे है, तो उनको रगड़ लीजिए अच्छी तरीके से। ये जो कुमुदिनी लखिया है, ये एक महिला का नाम है। ठीक है, और ये जिस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है वो है कथक। और कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का, ये भी आप याद रखना। कथक कहाँ का है? यूपी का है कथक। ठीक है, कथक अलग है, कथकली अलग है, ये भी याद रखना। कराधान कानून अधिनियम 2021 खालिस्तान के आयकर अधिनियम में संशोधन करता है 1961 को, छोड़िए इसको, कराधान को। निम्नलिखित में से किसने 1920 में केसर हिंद का अपना पदक वापस लौटा दिया था? महात्मा गांधी ने लौटा दिया था, क्योंकि 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उससे दुखी होकर महात्मा गांधी ने ये उपाधि अपनी लौटा दी थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात भी याद रखना। तो निम्नलिखित में से किसने 1920 में केसर हिंद का अपना पदक वापस लौटा दिया था बेटा? महात्मा गांधी ने। ठीक है, याद रखना। महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ पर की थी? दक्षिण अफ्रीका में की थी। भारत में 1917 में की थी। ठीक है, चंपारण बिहार में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से भारत के प्राकृतिक बंदरगाह का चयन कीजिए। तो प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है आपका? बम्बईगा। बम्बई आपका एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और गेटवे ऑफ इंडिया भी बम्बई में ही है। जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो भी बम्बई में ही है। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया भी आपका बम्बई में ही है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने खालिस्तान में की थी 1347 में। कब की थी? 1347 में। ठीक है, याद रखना। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने जो है 1347 में की थी, याद रखना। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने जो है 1347 में की थी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो बहमनी साम्राज्य 1347 में आज़ाद हुआ था, और अलाउद्दीन बहमन शाह हसन गंगू इसका संस्थापक था। और 1565 में एक युद्ध हुआ था जिसको हम राक्षस तागड़ी का युद्ध कहते हैं। 1565 में एक युद्ध हुआ था जिसे हम राक्षस तागड़ी का युद्ध कहते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, राक्षस तागड़ी का युद्ध कहते हैं। इसमें बहमनी साम्राज्य ने विजयनगर साम्राज्य को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विजयनगर साम्राज्य का क्वेश्चन हाल फिलहाल में जो सिविल सर्विस का पेपर हुआ है 16 तारीख को, उस दिन जो है एग्जाम में आया था, याद रखना। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने गेटवे ऑफ इंडिया, अभी मैंने आपको बताया गेटवे ऑफ इंडिया, देखो इंडिया गेट कहाँ पर है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? बम्बई में। ठीक है, चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में। तो किस वास्तुकार ने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? उसका नाम था जॉर्ज विटेट। क्या नाम था उसका? जॉर्ज विटेट। निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? जॉर्ज विटेट ने। किसने किया था? जॉर्ज विटेट ने किया था, याद रखना। निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? जॉर्ज विटेट ने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस बात को आप। ठीक है, और दिल्ली का डिजाइन किसने किया था? जी लुटियंस ने किया था। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिया गया था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था, वो था श्री शरत कमल अंचत। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इस करंट अफेयर क्वेश्चन को याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है इसका पहले नाम था राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, जो मेजर ध्यानचंद है
इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। द गोल इनकी आत्मकथा का नाम था। क्या नाम था? द गोल। ठीक है, याद रखना। और गोल मूवी है अक्षय कुमार की, इसको भी आप देख लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉकी का जादूगर हो गया। 29 अगस्त को जो है इनकी याद में, 29 अगस्त को इनकी याद में जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और मेरठ में जो है खेल अकेडमी भी इन्हीं की याद में बनाई गई है। ठीक है बेटा, याद रखना आप। तो ये भारत का सबसे महंगा पुरस्कार होगा, करीब 10 लाख रुपये इसकी कीमत हैगी। ठीक है, चलो कितने क्वेश्चन हो गए? हाउ मेनी क्वेश्चन वी हैव डन? 17। 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई? दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई? पहली महिला अध्यक्ष बन गई, उसका नाम था पीटी ऊषा। कौन थी? पीटी ऊषा। पीटी ऊषा का पूरा नाम है पिलावुल कंडी थेकपराम्बिल। क्या नाम है पूरा? पिलावुल कंडी थेकपराम्बिल। जो पीटी ऊषा है इसका पूरा नाम है पिलावुल कंडी थेकपराम्बिल। ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक एथलीट है। ठीक है, और फिलहाल ये भारतीय ओलंपिक जो एसोसिएशन है उसकी महिला अध्यक्ष है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं, नीता अंबानी भी जो है भारतीय राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मेंबर हैगी। ठीक है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय टीम ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट विश्व कप जीता? निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय टीम ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था? 2011 में। तो इंडिया ने 2011 में जो है श्रीलंका को हरा के ये वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, और सेमीफाइनल जो है भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत ने श्रीलंका को हरा करके ये वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, 2023 में जो वर्ल्ड कप है आपका, ये किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है इसे कंगारुओं का देश कहा जाता है। ठीक है, और उपविजेता भारत रहा है। और सेमीफाइनल भारत एंड न्यूजीलैंड का था, ये याद रखना। ठीक है, और सेमीफाइनल जीतने के साथ साथ में भारत ने अपना करीब 26 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा सा क्रिकेट पे आप जरूर ध्यान देना। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, ये जो एसएससी वाले हैं ना, ये रोहित शर्मा के पीछे हाथ धोखा पड़ रहे हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली। ठीक है, इन्हीं के क्वेश्चन पूछा, याद बद गया। इस बात को आप नोट कर लियो। छाया में उगाए जाने वाले पौधे खालिस्तान कहलाते हैं छायारगी पौधे, पादप। जो पौधे छाया में उगते हैं, जैसे आपका एक आम का पेड़ है, आम के पेड़ की जो छाया होती है उसके नीचे जो छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? छायारागी पादप बोलते हैं बेटा। ठीक है, बारदोली। बारदोली का दूसरा नाम क्या है? बारदोली छीड़ा, भाई पता नहीं क्या है ये। बारदोली का दूसरा नाम क्या है? काल बैसाखी। काल बैसाखी तो एक त्यौहार है। ठीक है, याद रखियो। यहीं पर हम देख लेते हैं। बारदोली जो है, एक तो गुजरात में, बारदोली गुजरात में। ठीक है, और बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था ये 1928 में हुआ था। ठीक है, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और बारदोली की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी ने इनको सरदार की उपाधि जो है इसी सत्याग्रह में दी थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके होने का जो कारण था वो था कि जो अंग्रेज थे उन्होंने मिर्च नमक मिर्च हल्दी पर जो है ज़्यादातर टैक्स बढ़ा देते, उन्हें कीमत बढ़ा दी थी। ठीक है बेटा, याद रखिए उस बात को। आगे बढ़ते हैं। ज्योति प्रसाद अग्रवाल खालिस्तान राज्य रूप कंवर नाम से लोकप्रिय संगीतकार थे, असम के। ठीक है, कौन कहाँ के थे? असम के। चलिए, अस, असम का एक प्रसिद्ध त्योहार है। असम का एक प्रसिद्ध त्योहार है। असम का एक प्रसिद्ध त्योहार है जिसका नाम है अम्बुबाची मेला। और एक मेला है आपका माँ कामाख्या देवी का मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है असम में। ठीक है, राजा और राधा रेड्डी को खालिस्तान नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था बेटा, कुचिपुड़ी। ये याद रखना। राजा और राधा रेड्डी, राजा और राधा रेड्डी। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य साम्राज्य काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का सूक्ष्म विवरण देता है? अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य साम्राज्य काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का सूक्ष्म विवरण देता है? अर्थशास्त्र। ठीक है, 25वां, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि दिल्ली राष्ट्र राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी? अनुच्छेद 239 AA। ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। बेटा अब हम देखेंगे सेट नंबर 4। ये 27 जून 2030 को फोर्थ शिफ्ट का पेपर है, फेज 11 का, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फेज 11। अभी फेज 12 के पेपर आज 20 जून से शुरू हो चुके हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, अच्छा छोड़ो वैसे उस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपका, कुटुंब न्यायालय विधेयक 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, ठीक है। छोड़ो इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए आप। कुटुंब न्यायालय विधेयक 2022 के संबंध में क्या क्या सही है, पहला, दूसरा और तीसरा सही है, चौथा गलत है। कहा कुटुंब न्यायालय विधेयक 18 जुलाई 2022 को लोकसभा में पेश किया गया। यह विधेयक कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 में संशोधन करता है। यह अधिनियम राज्य सरकारों को कुटुंब न्यायालय स्थापित करने की अनुमति देता है, ठीक है। छोड़िए इसको, कोई ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है बेटा, उस घराने का नाम है किराना घराना, ठीक है। भीमसेन जोशी का संबंध कौन से घराने से है, किराना घराने से है। किससे है, किराना घराने से है। मार्च 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र नहीं है, बिहार। किस में नहीं है, बिहार में। मार्च 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र नहीं है, बिहार में, ठीक है। 1973 में मद्रास संगीत अकादमी द्वारा तंजौर बाला सरस्वती की किस नृत्य में योगदान के लिए संगीता कला निधि की उपाधि से उसको सम्मानित किया गया था, भरतनाट्यम, ठीक है। आई रिपीट अगेन, 1973 में मद्रास संगीत अकादमी द्वारा, मद्रास में एक संगीत अकादमी है जिसने तंजौर बाला सरस्वती को भरतनाट्यम में योगदान देने के लिए संगीत कला निधि उपाधि दी थी, संगीत कला निधि की उपाधि दी थी, ठीक है। 2021 में भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा, देखो मैंने अभी बताया था ना, मगर एसएससी वाले रोहित शर्मा के पीछे हाथ धोखा पड़े हुए हैं, ठीक है। आलिया रोहित शर्मा के बारे में, इसने बंदे ने दुनिया भर के रिकॉर्ड बना रखे है, ठीक है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, बस। तो इस हिसाब से आप जो है ना 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके क्वेश्चन जरूर याद कर लेना, ठीक है, जो जो रिकॉर्ड बने थे। 2021 में भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा खालिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले तीसरा बल्लेबाज बन के नाम भी आगे, ठीक है। आपको पता है नाम वैसा हमारे देश में क्या आए थे, नाम वैसा हमारे देश में जो है शेर आए थे, सारे सारे मर गए। नूनो राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, सारे मर गए ये जितने भी आए थे। कोशिका झिल्ली के विषय में सही कथन की पहचान कीजिए। कोशिका झिल्ली कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। जबकि इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, क्या चल रहा है भाई, इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, समकालीनों ने इसे खालिस्तान साम्राज्य के रूप में वर्णित किया, कर्नाटक, ठीक है। नेक्स्ट है, एक बार सभी बालक जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन भी दबा दीजिए। जबकि इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, समकालीनों ने इसे खालिस्तान साम्राज्य के रूप में वर्णित किया, कर्नाटक, ठीक है। देखो इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि इसका जो एक नगर था ना हम्पी, उसके जो अवशेष मिले वो कर्नाटक से मिले हैं। हम्पी आपका तुंगभद्रा नदी पर है, ठीक है ना। चलो छोड़ो इस बात को, तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1 से 3 नवंबर 2022 तक 3 दिवसीय सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन कैनेस्को सम्मेलन की मेजबानी की, गोवा। गोवा की राजधानी क्या है, पणजी, ठीक है, याद रखना। गोवा पणजी है, और पणजी में जो है राष्ट्रीय
विज्ञान अनुसंधान संगठन है। और विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और गोवा की प्रमुख नदी का नाम क्या? मांडवी नदी है। मांडवी नदी है जिस पर दूध सागर जलप्रपात है। ठीक है, याद रखना। मध्य प्रदेश राज्य में 11वीं शताब्दी की भोजशाला की संरचना का निर्माण किस राजवंश के संरक्षण में किया गया था? परमार। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक त्योहार तेलंगाना में पिरला पांडुगा के नाम से जाना जाता है? मुहर्रम, पिरला पांडुगा। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सितंबर 2022 में किस वर्ष तक भारत के से टीबी को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान की शुरुआत की थी? 2025 तक। ठीक है, तो 2025 तक जो है भारत से टीबी को खत्म करने का प्लान बनाया गया है। टीबी का मतलब होता है टीबी, ये टीबी नहीं है, टीबी है। टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया की बीमारी है जो हमारे फेफड़ों को प्रभावित करती है। ठीक है। पैंथेरा टाइग्रिस प्रजाति के लिए विश्व में एकमात्र मैंग्रोव आवास कहाँ है? सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम बंगाल। पैंथेरा टाइग्रिस जो है, पैंथेरा टाइग्रिस शेर का साइंटिफिक नाम होगा, याद रखना। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतलुज नदी के उद्गम से संबंधित है? राक्षस ताल। मतलब सतलुज नदी जो निकलती है वो राक्षस ताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राक्षस ताल से निकलती है, याद रखना। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन। हाँ, तो पैंथेरा टाइग्रिस प्रजाति के लिए विश्व में एकमात्र मैंग्रोव आवास कौन सा बेटा? सुंदरवन है। कौन सा है? सुंदरवन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतलुज नदी के उद्गम से संबंधित है? राक्षस ताल है, यानी जो सतलुज नदी है आपकी, ये कहाँ से निकलती है? ये राक्षस ताल से निकलती है, याद रखना। ठीक है। निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी दी जाती है? क्रिकेट में। ठीक है ना। तो क्रिकेट के मतलब जो है, जो आपकी ट्रॉफी है, जैसे आपकी रणजी ट्रॉफी होगी, मुश्ताक अली ट्रॉफी होगी, ठीक है ना, अंडर 19, अंडर 15 वर्ल्ड कप हो गया, है ना, एशियन वर्ल्ड कप हो गया, वनडे वर्ल्ड कप हो गया, T20 वर्ल्ड कप हो गया, ये सारी सारी जो ट्रॉफी ऐसी है ये याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 15 क्वेश्चन देखो। मद्रास का वेद समाज खालिस्तान से प्रेरित था ब्रह्म समाज से। ठीक है। जो ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी, जबकि आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी, ये भी आप याद रखना। और जो AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है AMU, ये भी 1875 में बना था, सर सैयद अहमद खान ने बनवाया था। ठीक है, याद रखना। और 1829 में जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, कहाँ पर? बंगाल में। और 1830 में सती प्रथा को जो है बम्बई और मद्रास में बैन कर दिया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भारत में आधुनिक नृत्य का जनक माना जाता है? उदय शंकर को। आधुनिक जो नृत्य है उसका जनक किसे माना जाता है? उदय शंकर को। आधुनिक नृत्य का जनक किसे माना जाता है? उदय शंकर को। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज से संबंधित नहीं है बेटा? तो वह आत्माराम पांडुरंग। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज से संबंधित नहीं है? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, कौन नहीं है? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, चलो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने और निलंबन से संबंधित है? आर्टिकल 317, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 317 जो है लोक सेवा का जो सदस्य होता है, जो लोक सेवा आयोग होता है उसका जो सदस्य है, उसे हटाने और निलंबन से संबंधित है 317। लेकिन इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, याद रखना। देखो यहाँ पर एक चीज़ बता रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट। पहली तो बात है कि जो लोक सेवा आयोग है, मतलब संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग, इनका उल्लेख जो आर्टिकल 315 में है। अब अगर हम किसी राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें, तो जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है, यानी PSC होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। अगर मैं इसके आगे UP लगा दूँ तो UP PSC बनेगा, मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। ठीक है। जैसे PSC हो गया, अगर मैं इसके आगे बी लगा दूँ, बिहार मतलब, तो BPSC हो गया। ठीक है। तो जो हमारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, इसका जो चेयरमैन होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर करता है, राज्यपाल। लेकिन गवर्नर उसे हटा नहीं सकता, याद रखना आप। उसकी जो नियुक्ति है गवर्नर करता तो है लेकिन हटा नहीं सकता, तो हटाओगा कौन? आपका प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ठीक है, ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो भाई। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देखो 2 क्वेश्चन आपके जनगणना के पक्के होते हैं आगे ना।
2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर सबसे ज़्यादा? लक्षद्वीप की। ये मैंने पहले सेट में भी आपको बताया था, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप आपका अरब सागर में है। मलयालम यहाँ की जो भाषा है, मलयालम यहाँ की भाषा है, ठीक है। लक्षद्वीप मलयालम। राजधानी क्या? कवारती है, कवारती है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। फास्टिंग फिस्टिंग शीर्षक पुस्तक की लेखिका कौन है? अनीता देसाई है। चलो ठीक है। स्वरोजगार सुसाध्य बनाने के लिए कहाँ तक संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए 2015 में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लागू की गई थी? 10 लाख। मई 1982 में हुए आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार ईवीएम का प्रयोग हुआ था? केरल में। 1982 में जो आम चुनाव हुए थे, आम चुनाव का मतलब होता है लोकसभा का चुनाव यानी प्रधानमंत्री के इलेक्शन। तो सबसे पहले ईवीएम मशीन जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? केरल में होता है। बेटा याद रखिए उस बात को, ठीक है। गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। तो ये जो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है, इसे किसने लिखा था? हरिसेन ने। हरिसेन कौन था? हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का दरबारी इतिहासकार था, याद रखना। कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी इतिहासकार था, ठीक है बेटा। मेंडलीव आवर्त सारणी की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए यूनेस्को द्वारा किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द पीरियोडिक टेबल IYPT के रूप में नामित किया? बेटा 2019, ठीक है। तो ये हमने जो है 100 क्वेश्चन कवर कर लिए और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको रट लेना बहुत अच्छी तरीके से। मैं याद करने को नहीं बोल रहा, रटने को बोल रहा। अच्छी तरीके से रट्टा मार लो बस। अगर आपको SSC में सेलेक्ट होना है तो PYQ आपकी टिप्स होना चाहिए, ठीक है। ओके, क्लास अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, ठीक है। थैंक यू।